राजा की 3 बेटियां थीं और राजा अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था और राजकुमारियां भी अपने पिताजी का बड़ा ख्याल रखती। एक दिन की बात है। महाराज, महाराज, शत्रुओं ने हमला बोल दिया है और गुप्तचरों को अंदेशा है कि उनका मकसद आपकी बेटियों का अपहरण करके राज्य पे राज करना है। सेनापति, तुम एक काम करो, मेरी बेटियों को जंगल में ले जाओ और जब तक मेरा आदेश नहीं आए वहीं रहो। सेनापति ने महाराज का आदेश माना और वो राजकुमारियों को जंगल ले गया। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाओ सेनापति। जो आज्ञा। शाम हो गई और सेनापति अब तक लौटा नहीं, तो राजकुमारियां उसे खोजने निकल पड़ी। रात हो गई और अब राजकुमारियों को डर लगने लगा। राजकुमारियां रथ के पास लौटकर राह तकते तकते सो गईं। भोर के समय अचानक छोटी राजकुमारी बालना आवाज से उठी। वो डर गई। राजकुमारियां उठ गईं और अब उनके सामने राजकुमार खड़े थे जो जंगल में शिकार कर रहे थे। राजकुमारियों ने उन्हें पूरा किस्सा बताया। अगर ऐसी बात है तो हम राजकुमार आप राजकुमारियों के साथ शादी करेंगे और आपके राज्य को भी बचाएंगे। राजकुमारियां राजकुमारों के साथ महल वापस लौटी और महाराज को शादी के बारे में बताया। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप मेरी बेटियों के साथ शादी कर हमारा राज्य बचाएंगे। राजकुमारियों की शादी राजकुमारों के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। राज्य में जलसा हुआ। 1 साल बाद छोटी राजकुमारी बालना को लड़की हुई। क्योंकि ये नन्ही राजकुमारी सबकी चहेती है और सभी इससे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रीत है। प्रीत कुछ महीनों की थी और उसके पिता शिकार करने जंगल निकल पड़े। 1 महीना हो गया, प्रीत के पिताजी जंगल से लौटे नहीं। हम भी जंगल जाएंगे और हमारे छोटे भाई भैरव को ढूंढेंगे। भाई जंगल तो चले गए पर उनमें से कोई भी नहीं लौटा। अब प्रीत 1 वर्ष की हो गई थी और आंगन में खेल रही थी। तब एक फकीर आया। भिक्षा, भिक्षा दे दो। बालना महल में जाकर कुछ फल लेकर लौटी है। फकीर बालना की खूबसूरती से बहुत आकर्षित होता है। वो रूप बदलता है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें मेरी पत्नी बनना चाहिए। मेरे पति राजकुमार भैरव अभी भी जिंदा हैं और मैं तुम जैसे पाखंडी की पत्नी हरगिज नहीं बनूंगी। बालना की बातों से जादूगर को गुस्सा आता है। वो बालना को अपने साथ लेकर चला जाता है। राजकुमारी प्रीत की आवाज सुन राजकुमारियां वहां पहुंची और बालना को कहीं नहीं पाके चौंक गईं। प्रीत की मासियों ने उसका बड़े प्यार से देखभाल किया। प्रीत मासियों के साथ बड़ी होने लगी। प्रीत 12 वर्ष की हो गई थी। मेरे पापा कहाँ हैं? एक बार वो जंगल गए थे। बड़ी राजकुमारी ने प्रीत को उसके पापा, ताया और माँ के बारे में बताया। माँ, मैं अपने माँ, पापा और ताया जी को ढूंढ लाऊंगी, पर अगर तुम भी नहीं लौटी तो? मैं 1 महीने तक उनको ढूंढूंगी, पर अगर वो मुझे तब भी नहीं मिले तो मैं महल लौट आऊंगी, पक्का। ठीक है, पर सिर्फ 1 महीना। राजकुमारी प्रीत अपने रिश्तेदारों की खोज में निकल पड़ी। वो कई गांव में गई, जंगलों में गई, पर उसके रिश्तेदारों का कोई नामो निशान न था। एक दिन राजकुमारी एक पथरीले गांव आई। वहां उसे एक मालिन मिली। माँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कौन सी जगह है? बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये बहुत खतरनाक जगह है।
ये जादूगर पंचकिन का गढ़ है। मैं यहाँ अपने रिश्तेदारों को खोजती हुई आई हूँ। राजकुमारी प्रीत मालिन को अपनी सारी कहानी बताती है। तुम्हारे पापा और ताया जी यहाँ पत्थरों में कैद हैं और तुम्हारी माँ जादूगर से शादी ना करने के जुर्म में ऊपर किले की कोठरी में बंद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी उन्हें छुड़ाकर अपने साथ ले जाऊंगी। ये इतना आसान नहीं है। मालिन राजकुमारी प्रीत को युक्ति बताती है। कुछ देर बाद राजकुमारी प्रीत मालिन की बेटी बनकर किले तक पहुंचती है और सिपाहियों की आंख बचाकर कोठरी तक पहुंच जाती है। बालना कोठरी में कैद है। माँ, माँ, प्रीत, क्या तुम प्रीत हो? हाँ माँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मेरी बच्ची। ये शैतान जादूगर तुम्हें भी कैद कर लेगा। बिल्कुल नहीं माँ, पर आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको जादूगर को बोलना होगा कि आप उससे शादी करेंगी और फिर उससे उसकी शक्ति के रहस्य उगलवाने होंगे। ठीक है बेटा। जादूगर पंचकिन, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अचानक? पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। शायद तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारा पति अब कभी नहीं लौटेगा। मैं तुमसे कल ही शादी करूंगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने अब तक तुमसे सिर्फ नफरत की है। तुम्हें जानने और समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। ठीक है। क्या तुम अमर हो या तुम शरीर बदल सकते हो या अपना शरीर त्याग के दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हो? इतने सारे सवाल। मैं आम लोगों से अलग तो हूँ, पर मैं अमर भी नहीं हूँ। मेरी जान पूर्व के जंगल में नीलगिरी के पेड़ पर रहने वाले एक तोते में है। जब तक वो जीवित है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन राजकुमारी प्रीत लौटी और बालना ने उसे सारा किस्सा बताया। अब तो मैं आपको, पापा और तायाजियों को जरूर आजाद करूंगी। प्रीत जंगल में गई। वहाँ उसे एक नीलगिरी के पेड़ पे रहने वाला तोता दिखा। वो रहा, और वो बहुत ऊपर बैठा है। प्रीत ने अपने जेब से मिठाई का टुकड़ा निकाला और पेड़ के पास एक पत्थर पर रख दिया। थोड़ी देर में तोता नीचे आया और प्रीत ने लपक के उसे पकड़ लिया और झट से उसकी गर्दन मरोड़ दी। जादूगर मर गया और उसका सारा जादू उलट गया। सभी लोग मुक्त हो गए। प्रीत को अपने रिश्तेदार मिले और अपने माँ बाप भी। प्रीत 1 महीने के भीतर महल लौट आई, वो भी पूरे राज परिवार के साथ। और फिर वो हमेशा साथ साथ खुश रहे। राजकुमारी बालना, तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया? मैंने जानबूझकर तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि तुम्हें सब कुछ बता दूं। मैं बदला लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को और शक्तिशाली बनाना होगा। मैं जल्द ही लौटूंगा। और वहाँ महल के अंदर राजकुमारी प्रीत अपने पूरे परिवार के साथ खुश थी। राजकुमारी बालना अपनी लाडली बेटी प्रीत को फल खिला रही थी। पिताजी, आप तो जंगल में शिकार करने गए थे, तो जादूगर पंचकिन ने आपको कैसे कैद किया? मैं जंगल में शिकार कर ही रहा था कि मुझे एक बूढ़ी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं जब वहाँ पहुँचा
तो मैंने देखा कि वो शैतान जादूगर बूढ़ी औरत को हवा में उठाकर उसके सारे जेवर लूट रहा था। जब मैंने उस बूढ़ी औरत को बचाना चाहा, तो शैतान जादूगर ने मुझे पुतला बना दिया। जादूगर पंचकिन सच में बहुत बुरा इंसान था। और ताया जी, आप लोगों के साथ क्या हुआ? हम जब भैरव की खोज में जंगल पहुँचे, वहाँ हमें कई पुतले दिखे और वहाँ भैरव भी था। हमने उस पुतले को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो टूट ही नहीं रहा था। फिर अचानक जादूगर वहाँ आया। जैसे ही मैंने उस पे वार करना चाहा, उसने मुझे भी पुतला बना दिया और फिर सोहम को भी पुतला बना दिया। लेकिन जब वो आया था, मैंने उसके हाथों में तुम्हारी माँ बालना की एक तस्वीर देखी थी। मेरी तस्वीर? इसका मतलब जादूगर को माँ की पहले से ही खोज थी, पर क्यों? और जब वो मुझे कैद करने आया था, तो उसने मुझे बताया कि वो मेरी खूबसूरती से मोहित हो गया था और इसलिए मुझसे शादी करना चाहता था। अब सभी लोग सोच में पड़ गए कि आखिर जादूगर पंचकिन को बालना की खोज क्यों थी। यहाँ जादूगर पंचकिन तप कर रहा था। ओम ब्रीम क्रीम, ओम ब्रीम क्रीम। अब मेरी शक्तियां बढ़ रही हैं और मैं बहुत जल्द सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। एक बार बालना मेरे वश में आ जाए तो मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। हाँ। कुछ दिन बीत चुके थे और सारे राजकुमार शस्त्र विद्या में व्यस्त थे। पिताजी, हमें भी चाकू चलाना सीखना है। क्यों नहीं? वैसे भी तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। अब देखो और सीखो। अरे वाह, आपका तो निशाना एकदम सटीक है। चलिए, अब मैं कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छे, कोशिश करते रहो और तुम्हारा निशाना भी सटीक हो जाएगा। राजकुमारी प्रीत कोशिश करती है और धीरे धीरे अब उसका निशाना बेहतर हो रहा था। शाबाश प्रीत, अब ये चाकू तुम्हारे हुए। शुक्रिया पिताजी, ये आपका दिया हुआ पहला तोहफा है। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। राजकुमारी प्रीत ने खुशी से अपने पिताजी को गले लगाया। कुछ दिन और बीत गए और अब राजकुमारी प्रीत बगीचे में बैठकर कुछ सोच रही थी। जादूगर पंचकिन के पास माँ की तस्वीर क्यों थी और उसने माँ को इतने वर्ष कैद में क्यों रखा? क्यों पंचकिन माँ से शादी करना चाहता था? क्या बात है, आज मेरी बहादुर गुड़िया इतनी गहरी सोच में है? बहुत गंभीर सोच है दादाजी। अच्छा, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। दादाजी, ताया जी ने बताया कि उन्होंने जादूगर पंचकिन के हाथों में माँ की तस्वीर देखी थी। इसका मतलब वो बहुत समय से माँ की खोज में था, पर क्यों ये नहीं पता। तो ये बात है। मुझे पता नहीं इस बात का इस मसले से कोई नाता है या नहीं, पर शायद हो। जब तुम्हारी माँ बालना का जन्म हुआ था, तभी हमारे राजगुरु ने बताया था कि बालना बहुत सौभाग्यशाली है। वो चाहे तो दुनिया पे राज भी कर सकती है। तो ये बात है, जादूगर पंचकिन माँ से शादी करके दुनिया पे राज करना चाहता था। शायद, लेकिन अब तुम चिंतित क्यों हो? जादूगर पंचकिन तो मर गया है। अब तो तुम खुश हो जाओ मेरी नन्ही राजकुमारी। प्रीत दादाजी का मन रखने के लिए हंस देती है। दूसरी ओर जादूगर पंचकिन की शक्ति बढ़ चुकी थी। अब तो मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ।
बालना, मैं आ रहा हूँ। जादूगर पंचकिन बालना के कमरे में पहुंचा। तुम तो मर गए थे ना? मैं मर नहीं सकता। मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। नहीं, नहीं, अब मैं तुम्हारी हूँ। चलो मेरे साथ। जादूगर पंचकिन, छोड़ दो मेरी बालना को। बालना तुम्हारी है। आती, तुम्हारी तो मृत्यु निश्चित है। भैया, राजकुमारी प्रीत ने ये सब देख लिया। जो भी इस शैतान जादूगर की आंखों में देखता है, उसे वो अपने वश में कर लेता है। मुझे अपनी नजर बचानी होगी। प्रीत ने धीरे से अपना चाकू निकाला। वो थोड़ा नजदीक गई। शैतान जादूगर, मेरी माँ को छोड़ दे। जैसे ही जादूगर पंचकिन की आंखें बंद हुई, सभी लोग वशीकरण से मुक्त हो गए। भैरव ने फुर्ती से तेल के दीपक को जादूगर की ओर फेंका और वो जलने लगा। जादूगर खाक हो गया। प्रीत, इसने कहा था कि ये मर नहीं सकता। मर नहीं सकता, पर हम इसे कैद तो कर ही सकते हैं ना? राजकुमारी प्रीत एक पीतल का कलश लाई और जादूगर पंचकिन की सारी राख को उस कलश में भर दिया और ढक्कन बंद कर दिया। अब हम इस कलश को ऐसी जगह छुपाएंगे जहाँ से ये जादूगर कभी वापस न आ पाए। प्रीत, एक बार फिर तुमने हमारी जान बचाई। शाबाश मेरी गुड़िया। राजकुमारी प्रीत ने जादूगर पंचकिन को कैद कर लिया, पर वो मर नहीं सका। राजकुमारी प्रीत कलश लेकर अपने घोड़े पर निकल पड़ी। वो काफी दूर तक घुड़सवारी करती रही। आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से ये बुरा जादूगर लौट ना सके? राजकुमारी प्रीत एक नदी के पास पहुंची। वहां उन्होंने पानी पिया। मैं जल परी हूँ और तुम? हम राजकुमारी प्रीत हैं। तुम कहाँ जा रही हो? हम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ से कोई वापस ना लौट सके। अच्छा, मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम ऐसी जगह क्यों ढूंढ रही हो। एक शैतान जादूगर हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। प्रीत ने उसे अपनी सारी कहानी बताई और हम उस जादूगर को ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहाँ से वो कभी ना लौटे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ। प्रीत कलश के साथ तैर रही थी और जलपरी प्रीत को अपने साथ नदी के रास्ते समंदर ले गई, जहाँ एक गुफा थी। वो गुफा देख रही हो? वही वो जगह है जहाँ ना कोई आता है ना जाता है, और ये शैतान जादूगर यहाँ से नहीं निकल पाएगा। प्रीत ने वो कलश उस गुफा के भीतर रख दिया और जलपरी ने गुफा के द्वार को एक पत्थर से बंद कर दिया। फिर दोनों तैरते हुए किनारे लौटे। जलपरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में धन्यवाद नहीं बोलते। और हाँ,
मुझसे मिलने जरूर आते रहना। हम अवश्य आएंगे। अलविदा जलपरी। इस तरह राजकुमारी प्रीत ने शैतान जादूगर पंचकिन को हमेशा के लिए समंदर के भीतर एक गुफा में कैद कर लिया। टोनी की एक जादुई सपनों की दुनिया थी। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छो। वो हमेशा यही सोचता रहता कि वो एक जादूगर है और वो किसी भी तरह का जादू कर सकता है। और अभी वो तकिए को हवा में उड़ाने का जादू कर रहा था। वैसे तो तकिया उड़ नहीं रहा था, लेकिन टोनी को ये लगता कि वो सच में तकिया उड़ा सकता है। और ऊपर उड़ो तकिए, उड़ते रहो। टोनी बेटा, माँ देखो, मैं तकिए को हवा में उड़ा सकता हूँ। हाँ, बहुत उड़ा लिया तकिया। अब सो भी जाओ, बहुत देर हो चुकी है। पर माँ, मेरा जादू। अब तुम सपने में जादू करो। गुड नाइट टोनी। गुड नाइट मॉम। कुछ देर बाद टोनी सो गया और वो अपने जादुई सपनों की दुनिया में पहुंचा। यहाँ हर चीज जादुई थी। टोनी एक ऐसी दुनिया में था जहाँ पेड़ चल सकते थे। उसका ध्यान कुछ उड़ने वाली परियों पे गया। हेलो, मैं टोनी हूँ। मैं लिली, ये रोजी और वो टाइनी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। टोनी आगे बढ़ा और उसने देखा कि दो जादूगर आपस में जादू का अभ्यास कर रहे थे। ये दोनों जादूगर तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। टोनी उनका अभ्यास देखता रहा और जब वो दोनों रुक गए। हेलो, मैं टोनी हूँ। मुझे आप दोनों का जादू बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया टोनी। क्या तुम भी एक जादूगर हो? मैं जादू सीख रहा हूँ। अच्छा, तो ये सीखो। हाथों को ऐसे गोल घुमाओ और अपनी पूरी ताकत से अपने दुश्मन की ओर फेंको। टोनी ने कोशिश की। बहुत खूब, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे ही प्रयत्न करते रहो। अग्नि और जल वहां से चले गए और टोनी प्रयत्न करता रहा। अब उसकी ऊर्जा का गोला बड़ा हो चुका था। काफी देर अभ्यास करने के बाद टोनी आगे बढ़ा। उसने देखा कि आगे एक जादुई कछुआ हवा में उड़ते हुए ध्यान कर रहा था। टोनी चौंक गया। हेलो, आप ये हवा में कैसे उड़ सकते हैं? जैसे हम जमीन पर चल सकते हैं। मैं समझा नहीं। अगर तुम यकीन करो कि तुम उड़ सकते हो, तो तुम जरूर उड़ोगे। मुझे यकीन है कि मैं उड़ सकता हूँ। टोनी भी ध्यान करने बैठ गया। मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। कुछ समय बाद टोनी हवा में उड़ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उड़ सकता हूँ। बहुत अच्छे टोनी, अभ्यास करते रहो। कुछ देर बाद टोनी आगे बढ़ने लगा और वो बहुत खुश था। उसने देखा कि एक बुरा जादूगर उसकी तरफ आ रहा था।
बुरे जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और छड़ी को टोनी की ओर किया। बुरे जादूगर ने अपनी पूरी शक्तियां लगाईं और अब टोनी हवा में उड़ने लगा। टोनी छटपटाने लगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बुरा जादूगर टोनी को बिजली के झटके दे रहा था। टोनी और जोर जोर से छटपटाने लगा। अचानक टोनी को अग्नि का सिखाया हुआ जादू याद आया। उसने ऊर्जा का गोला बनाया और बुरे जादूगर की ओर फेंका। बुरा जादूगर जमीन पर गिर गया। अब मैं भी एक जादूगर हूँ। टोनी ने फिर से अपना हाथ घुमाया और एक बिजली का गोला बना लिया और उस बुरे जादूगर के ऊपर फेंक दिया। नहीं, नहीं, नहीं। जादूगर ने भी अपनी छड़ी से हमला किया, लेकिन टोनी ने उड़कर हमले से अपना बचाव कर लिया। दोनों काफी देर तक लड़ते रहे और अंत में टोनी के एक हमले से बुरा जादूगर ढेर हो गया। हाँ, मैंने बुरे जादूगर को हरा दिया। मैंने बुरे जादूगर को हरा दिया। मैंने बुरे जादूगर को हरा दिया। टोनी, बेटा क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से चीख क्यों रहे हो? क्या माँ, आपने मेरा इतना अच्छा सपना ही तोड़ दिया। सपने में मैं एक जादुई दुनिया में था। वहाँ कई परियां थी, एक उड़ने वाला जादुई कछुआ था, 2 अच्छे जादूगर थे और एक बुरा जादूगर भी था। तुम और तुम्हारी जादुई दुनिया। और माँ, आपको पता है, उस बुरे जादूगर ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं डर गया। फिर मैंने उस पर हमला बोल दिया और अंत में वो बुरा जादूगर मर गया। टोनी बेटा, इतना जादू के बारे में मत सोचा करो कि सपने में भी जादू ही हो। मेरी जादुई सपनों की दुनिया। कई साल पहले तिब्बत पर राज करता था एक बूढ़ा जादूगर। येन था उसका नाम। येन बहुत नेक, दयालु और मददगार था। एक दिन की बात है, येन अपने बिस्तर पे लेटा था और तभी एक आकाशवाणी हुई। अब तुम्हारा अंत नजदीक है। येन ये सुन के सोच में पड़ गया कि उसके बाद तिब्बत का क्या होगा। वो अपने जादुई प्याले के पास गया और उसने बोला, जादू, जादुई प्याले, बताओ, बताओ मुझे, कौन है मेरे जैसे जो मेरी गद्दी संभाले। जादुई प्याला में वायु दिखा। वायु उड़ सकता है और वो हवा पे काबू कर सकता है। वायु बहुत शक्तिशाली है। ये देख येन खुश होता है और फिर अचानक वायु अग्नि में बदल जाता है। अग्नि के पास ज्वाला की शक्ति है। आग उसे जला नहीं सकती और वो आग पे काबू कर सकता है। ये ना बहुत खुश हुआ। उसे लगा शायद अग्नि वायु से बेहतर है, और तभी अग्नि जल में बदल गया। जल के पास पानी की शक्ति थी। वो पानी पे चल सकता था, बारिश बरसा सकता था। अब येन को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गद्दी कौन संभालेगा, अग्नि, वायु या जल। येन सोच में पड़ गया और उसने निर्णय लिया कि वो तीनों जादूगरों से मिलेगा और फिर अपना फैसला लेगा। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और तीनों भाइयों की गुफा में पहुंच गया। तीनों जादूगर साथ में खाना खा रहे थे।
मैं येन हूँ, 7 सालों से तिब्बत का राज जादूगर। मैं यहाँ तुम तीनों से मिलने आया हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों में से जो सबसे शक्तिशाली हो वो मेरी गद्दी संभाले, मतलब तिब्बत का राज जादूगर बने। लेकिन तुम तीनों में से सबसे शक्तिशाली जादूगर है कौन? मैं शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं सब कुछ जला सकता हूँ पर खुद नहीं जलता। मैं भी शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं वायु का रुख मोड़ सकता हूँ और उड़ भी सकता हूँ। और मैं भी शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं बारिश बरसा सकता हूँ और पानी पे चल सकता हूँ। मैं तुम तीनों को परखूंगा और खुद पता लगाऊंगा कि तुम तीनों में से सबसे शक्तिशाली जादूगर है कौन। लेकिन इसके लिए तुम तीनों को कल मेरे साथ जंगल चलना होगा। अगले दिन तीनों जादूगर भाई येन के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहले उन्हें एक खूंखार शेर मिला। शेर को देख येन घबराया। शेर ने जादूगरों का शिकार करना चाहा और जैसे ही शेर झपटा, अग्नि ने उस शेर को जला डाला। बहुत खूब अग्नि, तुमने हम सब की जान बचाई। तुम शक्तिशाली हो। येन को अग्नि की फुर्ती बहुत अच्छी लगी। वो लोग आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें राह में एक दलदल नजर आया। येन सोच में पड़ गया कि अब वो लोग दलदल कैसे पार करेंगे। तभी वायु ने आसपास पड़े पत्थर देखे और उन सबको एक कतार में लगा दिया, जिससे एक रास्ता बन गया। वायु, बहुत अच्छे, तुमने तो नया मार्ग बना दिया। तुम बहुत शक्तिशाली हो। येन को वायु की समझदारी पसंद आई। कुछ दूर और चले तो अचानक आग की लपटें नजर आई। जंगल में आग फैल रही थी। तभी जल ने पानी बरसाया और आग बुझ गई। बहुत अच्छे जल, तुमने तो पूरा का पूरा जंगल बचा लिया। तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। अब येन सोच में पड़ गया कि तीनों भाइयों में सबसे शक्तिशाली कौन है, अग्नि, वायु या जल। येन ने थोड़ी देर तालाब के किनारे विश्राम करने का आदेश दिया और विश्राम करते समय येन की नजर एक तोते पे पड़ी जो पंख फैला के उड़ रहा था। फिर येन की नजर एक सांप पे पड़ी जो बहुत फुर्ती से रेंग रहा था। और फिर येन की नजर पास ही तालाब की एक मछली पे पड़ी जो बड़े चाव से तैर रही थी। और अब येन की समझ में आया, तुम तीनों भाई अलग हो, जैसे इस जंगल में रहने वाले जीव। ये देखो, सांप, तोता और मछली। न सांप उड़ सकता है, न मछली रेंग सकती है और न तोता तैर सकता है। सबकी अपनी अपनी खासियत है। तुम तीनों के तीनों अपने अपने गुणों में शक्तिशाली हो। मैं तुम तीनों को तिब्बत ले जाऊंगा और तुम तीनों मेरी गद्दी संभालोगे। येन तीनों भाइयों में से शक्तिशाली जादूगर कौन है ये तय नहीं कर पाया क्योंकि तीनों अलग अलग थे। येन को ये समझ में आ गया कि वो तीनों भाइयों की तुलना एक दूसरे से नहीं कर सकता क्योंकि तीनों जादूगर अपने अपने गुणों के महारथी थे। इसलिए कहते हैं, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। हमें किसी और के संग बराबरी नहीं करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा जादूगर था, शाकाल। शाकाल बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां थीं और एक बहुत ही विशेष विद्या थी जिसे वो साल में एक बार, जब तारे त्रिकोण आकार में
एकत्रित होते हैं और जब चांद उनके मध्य में आता है तब वो सोने की वर्षा कर सकता था। जादूगर शाकाल को ये विद्या उसके तिब्बती गुरु येन ने सिखाई थी। जादूगर शाकाल को अपनी इस विद्या पर बहुत घमंड था, इसीलिए उसने ये विद्या अपने किसी भी शिष्य को नहीं सिखाई। एक दिन की बात है। महाराज, आपके मित्र राजा इंद्रसेन जी के यहाँ से न्योता आया है। उनके राजकुमार का नामकरण करने के लिए आपको आमंत्रित किया है। अरे वाह, इंद्रसेन को पुत्र हुआ है, हम अवश्य जाएंगे। महाराज, उसी दिन गांव में भी तो महोत्सव है, तो आप कैसे जा पाएंगे? गांव में महोत्सव हर साल होता है, लेकिन इंद्रसेन को हर साल पुत्र नहीं होता। और फिर तुम दोनों यहीं रहो गांव के महोत्सव में, मैं अकेले इंद्रसेन के यहां जाता हूं। लेकिन महाराज, हमने बोल दिया, बस। और फिर जैसे शाकाल ने निर्णय लिया था, वो अकेला निकल पड़ा। शाकाल ने गांव पार कर लिया और अब वो जंगल में था। आज तो वही रात होगी जब तारे एकदम त्रिकोण आकार में एकत्रित होंगे और आज मैं अपनी विशेष विधि से सोने की वर्षा कर पाऊंगा। ये मैं कैसे भूल गया। आज मुझे अपने गांव में होना चाहिए था, लेकिन अब जब मैं बाहर निकल ही गया हूं तो यहीं कहीं एक सुरक्षित जगह ढूंढकर सोने की वर्षा करूंगा। शाकाल ने अपना सफर जारी रखा। शाम हो गई और अब कात्रक को एक सुरक्षित जगह मिल गई। शाकाल ने वहीं रहकर सोने के सिक्कों की वर्षा करने का सोच लिया। शाकाल ने अग्नि का इंतजाम किया और अपना तप शुरू किया। वो अपने ध्यान में मग्न था। अग्नि की रोशनी से एक डकैतों का झुंड का ध्यान शाकाल पर पड़ा। डकैत जादूगर शाकाल के पास पहुँचे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमें दे दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें जीने का भी हक नहीं है। उनमें से एक डकैत ने जादूगर शाकाल के गले पर एक बड़ा सा चाकू रख दिया। जादूगर शाकाल डर गया। तुम्हें सोना चाहिए ना? मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकता हूँ। तो जल्दी दे। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे ही चांद इन तारों के त्रिकोण के बीच में होगा, सिर्फ तभी मेरा तप सफल होगा। मैं सोने के सिक्कों की वर्षा कर पाऊंगा। वो सारे सोने के सिक्के तुम लोग ले जाना। सोने के सिक्कों की वर्षा? हमें बेवकूफ समझा है? नहीं नहीं, मैं सच में एक बड़ा जादूगर हूँ। मेरी विद्या विशेष है। मैं सच में सोने की वर्षा करवा सकता हूँ। कुछ देर इंतजार करके देख लो। वैसे भी हम अगर इसे अभी मारें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो थोड़ा इंतजार ही करके देख लेते हैं। सोना नहीं मिला तो मार देंगे। डकैतों ने ये बात मान ली और वो इंतजार करने के लिए राजी हो गए। और फिर जादूगर शाकाल अपनी तपस्या में मग्न हो गया और जैसे ही चांद उन त्रिकोणी तारों के बीच में आया, शाकाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गिली 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 छू मंत्र, सोने की वर्षा शुरू हो। और सच में सोने की वर्षा शुरू हो गई। डकैत ये सब देख भूले न समा रहे थे। उन्होंने सारे सिक्के जमा करने शुरू कर दिए और जब सब सिक्के इकट्ठे हो गए, वो उन्हें लेकर जा रहे थे कि अचानक देखा, मैंने कहा था ना कि मैं एक विशेष जादूगर हूँ। वो तो तुम हो। मुझे ये लगता है हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि ये
हमारे लिए सोने की और वर्षा करा सके। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कोई काम का नहीं, क्योंकि मैं साल में केवल एक ही बार ये जादू कर सकता हूँ। तो इस साल की वर्षा तो तुमने कर दी। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कोई काम का नहीं। जब तुम हमारे कोई काम के ही नहीं, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मुझे मत मारो, नहीं नहीं। डकैतों ने जादूगर की पुकार नहीं सुनी और उसे मार दिया। जादूगर शाकाल जीवित होता अगर वो अपने जादू पर घमंड ना करता। उसकी वाहवाही लूटने की आदत ने उसकी जान ले ली। इसीलिए कहते हैं, घमंड ने अच्छों को डुबा दिया। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।